हेलो बच्चों। तो जेई मेन का 2023 का पहला अटैम्प्ट हो चुका है, जनवरी वाला। ठीक है, तो आज हम लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि मतलब क्या कितना चीज़ें उसमें आ रही, कितना इजी है, कितना किया जा सकता है। तो वही हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर समझते हैं, क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है कि पहले तो ये है कि जैसे अगर क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 11th के 13 और 12th के 17 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मतलब 12th का वेटेज ज़्यादा है थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं कि 11th नहीं है। तो ऑलमोस्ट 56% और वो उसके है ना बचा हुआ पार्ट 11th। तो कहने वाला 12th का वेटेज ज़्यादा है, पर ऑलमोस्ट बराबर ही लगभग मान लो। तो ठीक है, तो प्रिपरेशन हमारी क्या होती है कि दोनों साइड 11th और 12th दोनों ही हमारा ठीक ठीक होना चाहिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा चैप्टर वाइज है। जैसे अलजेब्रा में 13 क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 1 है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कैलकुलस है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं है, यूज़ होगा यार। डिफरेंशिएशन में सब ट्रिग्नोमेट्री में होते और फॉर्मूले लग जाते हैं। मतलब स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4, कैलकुलस 8। कैलकुलस हमें पता है ना कि डिफरेंशियल इंटीग्रल मिला के, और वेक्टर 3D। तो इसमें हमें जैसे पता है कि वेक्टर 3D क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये 4 तो ऐसे हो गए। कैलकुलस कोऑर्डिनेट थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी ठीक ठाक पढ़ता है तो इसमें जो हमारा पेपर है उसमें 50% 60% आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़्यादा एक तो टाइम के हिसाब से, है ना, स्पीड थोड़ा सा मेंटेन, और मैथ्स का थोड़ा सा लेंदी है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर पेपर स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिया है और फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 -3 1 -1 1 -2 3 -4 और 2। तो ये 3 पॉइंट से पासिंग प्लेन के लिए है। तो मतलब हम लोग कोई फॉर्मूला पता है कि अगर पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स प्लेन लिखना है तो क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट बना देते हैं ना, ऐसा वाला। तो जैसे प्लेन की इक्वेशन पता चल गई, उसके बाद पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इतना हमें पता है, तो अब बस कैलकुलेशन बचा है। वही उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी हमारा जो क्वेश्चन है वो मतलब मैथमेटिक्स का होता है कि क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है, लेकिन वो जब पीछे सॉल्व करने लगते हैं ना तो फिर वो इरिटेट हो जाते हैं, फिर गड़बड़ जाता है आंसर। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो x - x1 x - 2, y - y1 y + 3, z - z1 z - 1। ठीक है, फिर x2 - x1 -1 -2 -3, y2 1 1 और ये 3 4 हो जाएगा। ठीक है, -2 -1 -3, इसमें भी वही आ गया -3। उसके बाद x3 - 3 -2 1 -4 माइनस यहाँ पे -1 2 -1 1। और फिर इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है और फिर पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 के साथ आएगा 4 - 3 माइनस y + 3 के साथ आएगा -3 + 3, फिर z - 1 के साथ आएगा 3 - 4 = 0। ठीक है, तो x - 2 ये तो 0 हो गया, और -z + 1 -z, ये -1 है तो -z + 1, x - z - 1 = 0। ये आ रहा है प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अब किसे पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो 7 - 3 और -4 से निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा ax1 7 1 × 7, और by1 वाला टर्म है नहीं,
CZ1, तो माइनस माइनस 4 -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो z का -1 है, x का 1 है और y का है नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया ये 10/√2 मतलब 5√2। ठीक है, तो बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन 3D का था। अब इसको इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी बोल सकते हैं। इजी उसके लिए कि वह कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, मॉडरेट उसके लिए कि उसको थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट, लिमिट सॉल्व करनी है। ठीक है, अब लिमिट में हमको देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे लिमिट रखो 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप से बन रहा है, 2 की पावर 1/0 है ना, t टेंडिंग टू 0 के लिए 1/0 आ जाएगा, 2 की पावर इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट, तो वो तो इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन पावर क्या हो रही है 1/0। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग ऐसे फॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग को एक फॉर्म समझ में आ रहा है कि अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, ये टेंडिंग टू 0 होता है अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में लेके आएँ ताकि सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो ये जो n की पावर 1/sin²t, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n की पावर, और इस पूरे पे अभी लगेगा प्लस 2/n प्लस करते करते ये, और इस पूरे पे पावर क्या है sin²t है। तो ये n पे तो पावर मल्टीप्लाई होके n हो गया, और बाकी सारे टर्म देखो ये क्या है 1 से कम है, क्योंकि n के लिए हमें पता है 1 से ज़्यादा है, तो ये लग जाएगा ना 0 से 1 के बीच में इसकी। ठीक है, ठीक, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे n/n है, तो उसकी पावर में भी यही चीज़ है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये बाहर हो जाएगा n, sin²t कट गया, और अंदर आएगा 0 + 0 + 0 प्लस करते करते लास्ट वाला टर्म क्या होगा 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका n। तो इसमें क्या है कि मतलब ये वाला कंसेप्ट अगर पता है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो हो गया। ठीक, नेक्स्ट, वेक्टर का है। ठीक है, तो वेक्टर में u वेक्टर दिया है i - j - 2k कैप, v वेक्टर दिया है 2i + j - k कैप, फिर v डॉट w दिया है 2, जाकि w हमें पता नहीं है लेकिन, और v क्रॉस w भी दिया है u + लैम्डा v वेक्टर। ठीक है, और u डॉट w हमें निकालना है। तो ठीक है, प्रोसीड करने से पहले हम लोग ये देखेंगे चाहिए क्या और क्या चीज़ दी हुई है, ये हमको सॉल्व करना है। तो इसी से हम लोग, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि u डॉट w निकाला कैसे जाए। जैसे अब जो इक्वेशन लिखी है उससे देखते हैं। u डॉट w और v डॉट w यहाँ पे कब मिलेगा, जब हम लोग डॉट w कर देंगे, तो उसमें u डॉट w और v डॉट w दोनों आ जाएगा। तो हम लोग अगर w के साथ डॉट कर दें, कुछ भी डॉट क्रॉस कर सकते हैं। ये वाला 0 हो जाएगा, है ना। u डॉट w की जो वैल्यू है वो हमारी आ रही है -λ v डॉट w आ रहा है, तो -2 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू अगर पता चल गई तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे w किया है हमने, एक बार तुम u डॉट v, क्योंकि u डॉट v भी तो निकाला जा सकता है ना, तो इसी इक्वेशन में वापस हम लोग अगर v के साथ डॉट कर दें,
ये ज़ीरो जाएगा, यू डॉट वी निकाला जा सकता है। ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 -1 और +1 -1 -2 और -1 +2 A1 A2 और लैम्डा वी स्क्वायर मतलब उसका मॉड का स्क्वायर लिखना है, 4 + 1 + 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, लैम्डा की वैल्यू आ रही है, इसको देखो तो यहाँ पे +3 हो रहा है, -3 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। तो यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2, और उसको तुम यहाँ रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, u डॉट w की वैल्यू आ रही है हमारी -2 इंटू -1/2, 1 हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, स्ट्राइक करने की बात है, और जो चीज़ दी हुई है उसी के हिसाब से सोचेंगे। अब हम लोग को W थोड़ी ना पता है कि हम लोग V क्रॉस W मान के करने लगे। अगर मानोगे तो फिर वो क्या है कि वो इक्वेशन बनेगी और फिर सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो ये इस तरह से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, और देखो आ गया। ठीक है, तो जिन्होंने थोड़ा पहले से प्रैक्टिस करी उनके लिए ईजी है, जिन्होंने नहीं करी है उनमें थोड़ा सा वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये होगा कि W की वैल्यू एज्यूम करके फिर चले आगे, तो वो फिर गलत डायरेक्शन में जाएंगे। चलो आगे, नेक्स्ट 22 CR और 23 CR, ये अगर ये फॉर्मूला हमारा पता होना चाहिए बाइनोमियल का, अगर है मतलब प्रूविंग होता है पूरा। अगर मान लो ऐसा कुछ है, N1 CR और N2 CR, और R इक्वल टू 0 से लेके किसी एक N1 N2 तक जाना है तुम्हें। मान लो N1 है और इसमें N1 की वैल्यू N2 से छोटी है, तो N1 तक ही जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे N1 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, लेट कर लिया। अब बात ये होती है कि यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि इन दोनों जो लिखा है इसमें दो बाइनोमियल यूज, 1 + x की पावर n1 यूज़ कर सकते हैं और 1 + x की पावर n2, लेकिन वो तब यूज़ करना है जब यहाँ पे जो क्या कहते हैं इसका सम, मतलब R1 + R2 है, मान लो ये R1 और R2 लिखा है, इसका सम अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो फिर मान लो R1 + R2 k है, तो फिर इसका आंसर होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k n 1 + x की पावर n1 + n2, तो n1 + n2 c के आंसर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये पता होना चाहिए, और प्रूविंग पहले ना कभी करी होनी चाहिए। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हालांकि अब देखो यहाँ पे क्या है कि r और r सम नहीं मिल रहा है कांस्टेंट, तो हम लोग बना सकते हैं 22 CR 23 C 23 -R। अब देखो ये R1 + R2 कितना आ रहा है 23, मतलब, और n1 n2 और 0 से स्टार्ट है, तो 45 C 23 इसका आंसर हो जाएगा। है ना, इजी क्वेश्चन, लेकिन पता हो तब, वरना भी प्रूविंग करते रह जाओ। ठीक है, समझ में आया, हो गया। नेक्स्ट, tangent to curve y square equal to 24x meet the curve at the point A and B, then the midpoint of such line segment AB lie on a parabola with the, मतलब पैराबोला हमारा ऐसा पता चलना चाहिए जिससे हमारा डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम की बात कर पाएँ। तो इससे लेकिन पहले लिखा क्या हुआ है, एक तो टेंजेंट चाहिए जो कर्व को मीट करो, और मिड पॉइंट मतलब ऐसा कुछ है, ये हमारा पैराबोला है और यहाँ से, ठीक है, xy इक्वल टू 2, तो यहाँ पे टेंजेंट और इसका मिड पॉइंट h, k मान लो, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हमारा किसी पैराबोला पे, मतलब इसका लोकस की बात हो रही है बेसिकली, लोकस हमारा पैराबोला, उसका डायरेक्ट्रिक्स या लेटेस्ट रेक्टम हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है। तो इसमें हमें समझ में आया ना, मिड पॉइंट जब भी आता है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है ये, कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर आता है तो हम लोग बोल सकते हैं ना, t = S1 वाला लग सकता है। तो कॉर्ड के मिड पॉइंट के लिए t = S1 लगाना है,
और टेंजेंट टू पैराबोला के लिए वो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे अभी। ये दो चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं, मतलब होंगी। तो t इक्वल टू S1 किसके लिए, xy इक्वल टू 2 के लिए, विद रिस्पेक्ट टू हमारा HK, ठीक। तो t इक्वल टू S1, t हमारा क्या हो जाएगा, xy है तो x HK के लिए xy1 प्लस yx1/2, तो xk प्लस yh/2 और -2, ये t हो गया टेंजेंट वाला रिप्लेसमेंट। S1 का मतलब होगा उसमें तुम्हें पॉइंट रखना है, तो HK -2 -2 कट गया, XK प्लस YH -4HK 2HK सॉरी 2 कट गया, 2HK इज इक्वल टू आ रहा है 0। ये हमारा कॉर्ड की इक्वेशन हो गई जिसका मिड पॉइंट HK हमने लेट किया हुआ है। अब यही क्या है, ये हमारी इसकी टेंजेंट है। तो अब टेंजेंट का एक पैराबोला की टेंजेंट का फॉर्म लिख दो, या तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाले के हिसाब से लिख दो, या स्लो, फिर कंपैरिजन कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a कितना है इसका 6/m, ये स्लो फॉर्म होता है पैराबोला के लिए। तो हो जाएगा m² माइनस my प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही लाइन क्या है, सेम है, वो टेंजेंट और कॉर्ड मिड पॉइंट वाला दोनों सेम लाइन है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो लिखते हैं m²/k x वाला कोफिशिएंट, फिर y का -m/h, फिर 6 डिवाइडेड बाई -2hk, ठीक है। यहाँ से देखो ये दो इक्वेशन से m निकल आएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है -k/h, और इस वाली इक्वेशन में रख दो, मतलब इसको इक्वेट करके इसमें हम लोग m की वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, k/h रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा k²/h² इज इक्वल टू -3hk, ठीक है। एक h काट सकते हैं, ये k² तो इधर से आ जाएगा ना, कैलकुलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे k/h रखा, फिर ये k इधर जाएगा तो k², और ये h² है, और यहाँ से एक हमने k को उधर लेके एक h कट जाएगा, तो कितना आ गया, k² इक्वल टू -3h, है ना। तो y² इक्वल टू -3x, ये हमारा पैराबोला हुआ जिसपे वो HK लाई कर रहा है। अब इसमें क्या पूछा, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम तो सीधे बताते हैं ना, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इसका 3 है, तो वो तो है नहीं कहीं। डायरेक्ट्रिक्स देखना है, डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है, y² इक्वल टू -4ax के लिए डायरेक्ट्रिक्स होता है x माइनस a इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या लिखना होगा, a कितना है इसका 3/4 है, तो लिखोगे इसके लिए आंसर हो जाएगा x माइनस 3/4, a की वैल्यू निकाल के, तो x इक्वल टू 4x इक्वल टू 3 आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, समझ में आया। तो ये थोड़ा सा बोला जा सकता है कि हाँ इसमें 2-3 चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो अच्छा क्वेश्चन था, और एग्ज़ाम टाइम पर अगर मान लो नहीं क्लिक करता है तो इसको आगे भी बढ़ सकते हैं। तो कहने मतलब है कि इसमें दो चीज़ें t इक्वल टू S1 मिड पॉइंट वाला और टेंजेंट वाला पैराबोला के लिए यूज़ हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट, and denote the number that turns up when a fair die is rolled if the probability that the system or equation has unique solution is k/6, then the sum of values of k and all possible values of n is, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, और क्या लिखा है इसमें, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोग को अगर डिटर्मिनेंट वाला मेथड पता है तो उससे हम लोग बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तब यूनिक सोल्यूशन होता है। और वो d क्या है, कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट बनता है, मतलब 1 1 1 2 n 2 3 3 n, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब इसके लिए n निकाल लो कि क्या क्या हो सकता है। हालांकि देख के लग रहा है कि n के लिए 2 रखने पे वो दोनों सेम हो जाएगी, 3 रखने पे भी हो सकता है, बाकी और एक अगर वैल्यू हो तो देखते हैं। तो इसको ओपन कर देते हैं, n² - 6
-1 2n - 6 +1 फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन किया है 6 - 3n नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 6 कट जाएगा, n² -2n और -3n + 6 तो n² -5n + 6 नॉट इक्वल टू 0। यानी इससे दिख रहा है ना n की वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकती, मतलब n की वैल्यू 2 और 3 नहीं रखनी है। 2 रखने पे फिर वो और चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी हमें। 2 और 3 अगर नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यानी n क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल n हो सकता है 1 4 5 6। अच्छा, अब n पॉसिबल है तो यूनिक सोल्यूशन के लिए इन 4 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/6, क्योंकि 6 टोटल और 4 पॉसिबिलिटी है तो 4/6। अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, 2/3 नहीं करेंगे, क्योंकि ये k/6 से कंपैरिजन करना है। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 4 और n की वैल्यू कितनी होगी 1 4 5 6। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज 4 + 1 + 4 + 5 + 6 कितना हो गया 20। ठीक है, तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ है, प्रोबेबिलिटी तो बहुत सिंपल थी, कंसेप्ट ये यूज़ हुआ d नॉट इक्वल टू 0 वाला। यूनिक सोल्यूशन के लिए d नॉट इक्वल टू 0। फिर बाकी और चीज़ें हैं कि अगर इन्फाइनाइट होता तो क्या होता, तो वो फिर अलग अलग, तो उसके लिए थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसके बाद। तो लेकिन यूनिक के लिए हमें पता है तो डायरेक्ट लगा के, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर है हमें, है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट। ठीक है, tan इनवर्स 1 + √3/3 + √3, सेकंड इनवर्स √8 + 4√3/6 + 3√3। इसमें देखो यहाँ से तो हमें दिख रहा है ना, √3 कॉमन कर लो तो ऊपर क्या लिखा है 1 + √3, नीचे √3 कॉमन करने पे √3 + 1 वो पूरा कट जाएगा। सेकंड वर्स में इसमें भी देखो तो 4 कॉमन हो रहा है ऊपर से, 2 + √3 और नीचे से 3 भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, ये 2 + √3 कट गया, यहाँ बना tan इनवर्स 1/√3। प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका आराम से सॉल्विंग हो गई 2/√3। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया, है ना। बड़ा बड़ा लिखा था लेकिन जब सॉल्व किया तो बहुत सिंपल निकला। इसका आंसर क्या हो जाएगा π/6 और सेक इनवर्स 2/√3, π/6 π/3 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ठीक है, नेक्स्ट, लेट PQR be triangle, points A, B and C are on the side QR, RP और PQ respectively such that रेशियो दिया है QA/AR। तो पहले हम लोग ट्राइंगल के बारे में सोच सकते हैं। अब देखो ट्राइंगल तो यहाँ पे कोई भी लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं कि किसी पे डिपेंड कर रहा हो, आंसर देखो उस हिसाब से। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग जनरल लेना चाहें वो भी कर सकते हैं, तो जनरल लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं सॉल्विंग करके। अब जनरल में भी कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट हम लोग कुछ भी मतलब एक जो साइड है वो एक्स एक्सिस पे ही मान लो, मतलब हमने जो ट्राइंगल ले लिया वो मान लो ये वाला है 0 0 A0 और ये x, y, ठीक है। PQR ये हमारा P Q और R है। उसके बाद A B और C जो साइड से QR पे है, A कहाँ पे है QR पे, QR A, B जो है वो RP पे है B, C जो है वो PQ पे है C, और QA/AR सेक्शन फॉर्मूला दिया है, QA/AR मतलब सेक्शन रेशियो दे दिया है। QA/AR कितना है, QA/AR 1:2 है, 1:2।
आर बी अपॉन बी पी 1:2 है, पी सी अपॉन क्यू सी 1:2 है। तो अभी जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाला जाए तो वो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालो तो सीधे बेस और हाइट कर दो, तो ए वाई बाई 2 हाफ बेस हाइट से हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आया। उसके बाद अब हमको ये निकालना है, तो इसके लिए हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो 1 इंटू ए और 2 इंटू 0, तो किसका आंसर हो जाएगा a/3 कॉमा 0, ये पॉइंट हुआ। उसके बाद ये वाला पॉइंट निकालो, तो 2 इंटू ए 1 इंटू एक्स, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2a प्लस x/3, और y के लिए 1 इंटू वाई 2 इंटू 0 y/3, ये वाला पॉइंट हो गया a। b पॉइंट हो जाएगा 2 इंटू एक्स 1 इंटू 0 2x/3, और y के लिए होगा 2y और 1 0 2y/3। अब ये 3 पॉइंट पता चल गए, तो अब इसके हिसाब से एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी 1/2 मॉड x1 a/3 y2 माइनस y1 y/3 माइनस 2y/3 प्लस x2 2a प्लस x/3 ठीक है, फिर y 2y/3 माइनस 0 प्लस x3 2x/3 और 0 माइनस y/3, ये होगा ना एरिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/9, तो देखो 3 इसमें 3 सभी में 3 3 3 9, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर देखना है तो माइनस ay, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4ay प्लस 2xy, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2xy, और ये कट गया 4ay और ay 3ay बाई 18, तो ay/6 वाह, ये ay/6 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ay/2 अपॉन ay/6, मतलब कितना हो गया ये 3, ठीक है। ऐसा हम लोग लेट कर सकते हैं। अब मान लो तुमको कोई ट्राइंगल ऐसा ही चूज़ करना है जिसमें मतलब सिंपल हो, तो कोई भी चूज़ कर लो, उससे भी आ जाए, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बस ये रेशियो के हिसाब से पॉइंट सही से देखना, ए बी सी जो है वो एरिया का रेशियो फिर उसी हिसाब से, क्योंकि ए और वाई इन सब पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कट रहा है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मैट्रिसेस है, तो ठीक है, ए और बी 2 नॉन जीरो n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट a स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर b, देन इन चारों ऑप्शन में कौन सा होना चाहिए। तो ठीक है, ऐसे तो क्या है कि एक साइड इसको ले आते हैं, इक्वल टू ये लिख सकते हैं, है ना। अब फैक्टर होते हुए दिख रहा है मुझे, जैसे इसमें अगर देखो तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा i माइनस बी, और प्लस b लिखा है इक्वल टू 0। अब ये पूरा भी हम लोग ला सकते हैं, जैसे b माइनस i माइनस बी है, तो a स्क्वायर i माइनस बी प्लस b माइनस i और प्लस i, तो इसको माइनस i लिख दिया। अब इसमें अगर हम लोग b माइनस i को कॉमन कर लें या i माइनस बी को कॉमन कर लें, तो क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस i इज इक्वल टू माइनस i, है ना।
या फिर b माइनस आई, वो माइनस इधर ले आओ, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, यहाँ से अब हमें पता चल रहा है कि जैसे मान लो अगर दो मैट्रिक्स हैं, है ना, ये और ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो ऐसा मान सकते हैं ना कि एक दूसरे का इन्वर्स है। तो अगर इन्वर्स है तो ए स्क्वायर माइनस आई को हम लोग पहले इंटू बी माइनस आई भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आ रहा है। तो अभी अगर तुम देखोगे तो दोनों इक्वल है, इधर से क्या मिल रहा है बी ए स्क्वायर और इधर से क्या मिल रहा है ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई, है ना, दोनों ही सेम रहेगी। तो अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो हमें दिख जाएगा कि बी ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। अब इसमें क्लिक करना यहाँ पे पड़ेगा, मतलब अगर मान लो ऐसे कुछ मैट्रिक्स लेने लगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि हमको ये समझना है कि यहाँ पे, अब समझने का मतलब है कि हम लोग ने एक साइड ले जाके हमने देखा कि फैक्टर हो रहा है और इसमें ये दिख रहा है हमें, और इसमें जितना चाहिए था अगर वो भी ले आए तो इसका प्रोडक्ट हमारा आई हो गया और आई से फिर हिंट लग गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस वन डी एक्स इक्वल टू 0, और ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, और इसमें कौन सा हो सकता है, देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो बचा क्या, लीनियर। लीनियर के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, तो इसका लीनियर अगर बनाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स वाई बाई एक्स क्यूब, मतलब वाई बाई एक्स स्क्वायर और माइनस वन उधर लिया गया 1 बाई एक्स क्यूब, ये बन रहा है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर पी डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो x की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, तो इसका मतलब हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन बाई एक्स। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अब 1 बाई एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। अब इसमें तुमको देखना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करेंगे ना, तो अगर मान लो माइनस वन बाई एक्स को हमने t मान लिया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स 1 बाई ई की पावर माइनस वन बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी कन्वर्ट कर दो तो ये दिखेगा हमें माइनस टी ई की पावर टी डी टी, और फिर उसका बाई पार्ट्स लगा सकते हैं तो बनेगा माइनस टी ई की पावर टी माइनस टी, तो ये प्लस ई की पावर टी प्लस सी। अब ई की पावर टी से अगर पूरा ये भी ई की पावर टी है डिवाइड कर दो तो ई की पावर माइनस वन बाई टी आ जाएगा उधर। तो y इज इक्वल टू आ रहा है माइनस टी प्लस वन प्लस सी इंटू ई की पावर, अगर माइनस वन बाई एक्स नीचे है तो ऊपर जाके ई की पावर 1 बाई एक्स हो जाएगा, मतलब ये आ रहा है 1 बाई एक्स प्लस वन प्लस सी ई की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, ये की पावर टी था तो ए की पावर टी डिवाइड करके यहाँ पे सी ई की पावर माइनस टी और टी की वैल्यू रख दी है। चलो ये हो गया। अब जो दिया है उसके हिसाब से y 1 बाई टू, एक्स की वैल्यू हाफ रखने पे y की वैल्यू दी गई है, तो x की वैल्यू हाफ रख दो और y की वैल्यू कितनी है 3 माइनस ई है, तो यहाँ लिखो 3 माइनस ई और इधर रख दिया हाफ, तो मतलब 2 प्लस 1 और सी ई 1 बाई टू ई स्क्वायर। ठीक है, तो 3 कट गया, माइनस ई इज इक्वल टू आ रहा है सी ई स्क्वायर, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन बाई ई। ठीक है, सी पता चल गया। अब हमारा बचा y1 मतलब एक्स की वैल्यू 1 डाल दो अब इसमें, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस सी की वैल्यू माइनस वन बाई ई इंटू ई, तो ये ई कट जाएगा 2 माइनस 1 1, ये आ गया।
तो ये क्या है, प्रोसीजर वाइज था, हमको पता चल गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलो तो इसको मॉडरेट बोलेंगे क्योंकि मतलब कैलकुलेशन भी है और सॉल्व तो हो ही जाता, पता चलेगा अगर ठीक से पढ़ा है तो ये फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, दो कर्व दिए हुए, एक लाइन है एक कर्व है और इनक्लोज एरिया बताना है, तो हम लोग बना लेते हैं इसको ना। ये क्या लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x - 1, ये लिखा है। तो ऐसा है, ये पॉइंट हमारा x0 पे 2, 0,2 और 0,-2 है। दूसरा हमारा लाइन है, लाइन में अगर x0 डालोगे तो y2 आएगा, मतलब यही वाला पॉइंट, और अगर y0 डालोगे तो x - 1 आएगा, नहीं वाला पॉइंट। ठीक है, ये है। तो एरिया इनक्लोज मतलब ये वाला एरिया चाहिए हमें। ये पॉइंट और सॉल्व कर लो, तो y की वैल्यू अगर x की वैल्यू इसमें डाल दें, वाई स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू कितनी है, y - 2 है, इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y - 8, तो y प्लस 4 और y - 2, मतलब नीचे वाला जो पॉइंट है वो -4 है। तो अभी ऐसे हमको देखना है एरिया, तो x - 0 से एरिया जो रिक्वायर्ड होगा, एरिया रिक्वायर्ड वो हमारा आएगा -4 से कितना 2 तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे y पे, तो इधर वाला x और इधर वाला x में माइनस करना है, तो x इधर वाला क्या है, इसकी वैल्यू निकालो, वाई स्क्वायर -4, ये 4 - वाई स्क्वायर है ना, x की वैल्यू निकाल रहे हम लोग, 4 - वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये x हो गया, और उधर से x क्या है, y - 2/2 dy। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है हमें, -4 से 2, 4 देखो 1, और इधर से एलसीएम 4 निकाल दो बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, 4 - वाई स्क्वायर और -2y + 4 dy। ठीक है, तो 1/4 -4 से 2, 8 - वाई स्क्वायर -2y, इंटीग्रेट करना है अब। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं, 1/4 8 को तो 8y में फिर 6 हो जाएगा, 2 - 4 करने पे 6 आ जाएगा, -y3/3 मतलब 1/3 और y3 8 + 64 ये आएगा। और इसमें मॉड भी लगा दें क्योंकि एरिया है, तो जो भी आएगा वो माइनस प्लस हम लोग देख लेंगे, माइनस का बाद में भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे, क्योंकि हमने इनक्लोज एरिया लिया है। और y²/2, तो यहाँ पे y² आएगा और y² की वैल्यू 4 - 16। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 48 और ये से 72 डिवाइडेड बाई 3 -24 और प्लस कितना 12। ठीक है, तो कितना हो गया ये -12 और 48 - 12, 48 - 12 36, तो 36/4 आ रहा है, तो 36/4 मतलब 9 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बस ग्राफिकल थोड़ा सा आइडिया हो, और क्योंकि हम लोग ऐसे सॉल्व कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये निकालो तो उसमें क्या है कई पार्ट होंगे, पर अगर ऐसे जाओगे तो वो एक बार में ही तुम्हारा सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, अल्फा बी ए रूट ऑफ दिस, है ना, क्वाड्रेटिक लिखिए और
हम लोग क्या सॉल्व करना है कि ये जो सिंगुलर है और उसके बाद इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक जो लिखा है उसमें हम लोग बोल सकते हैं ना कि x इक्वल टू 1 इसका रूट होना चाहिए। ठीक है, x इक्वल टू 1, तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 इसका रूट है। हालांकि यहाँ पे भी रख के दिख रहा है 1 रखने पे 0 ही आएगा, तो सिंगुलर है, मतलब अल्फ़ा 1 हो सकता है। बाकी इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसमें हो सकता है 1 की जरूरत पड़े, हो सकता है ना भी पड़े। अगर हम लोग एलसीएम ले ले पूरा, b माइनस ए, सी माइनस बी, ए माइनस सी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल क्यूब, फिर b माइनस ए का होल क्यूब प्लस c माइनस बी का होल क्यूब, ये आएगा। अच्छा, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और उसमें दिख रहा है हमें a प्लस बी प्लस सी 0 है। देखो इन तीनों का सम 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तो सीधे हो गया ना। 3abc होता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो ये दिख रहा है, देखो, तो इसका मतलब ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स abc, a माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, और अपॉन नीचे क्या है, a माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी। तो कहने वाला कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। अब इसमें अल्फा इक्वल टू 1 का वैसे यूज़ उतना नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे बोल ही दिया था डिस्टिंक्ट नंबर से, तो इसके हिसाब से हम लोग जा सकते थे सीधे, है ना। तो ये डाइवर्ट कर दिया इधर से उधर, उसको देखो। हालांकि उसमें देखने का टाइम नहीं लगा, x इक्वल टू 1 हमें पता चल गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन लिखा है। प्लेन हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस z है, -5, और एक लाइन दी गई है ऐसे करके। ठीक है, और इसके पैरेलल मतलब यहाँ -1, 1, 9 और -16 है। इससे तुम्हें पैरेलल डिस्टेंस बतानी है, ये वाली। इसके पैरेलल है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो हम लोग ये तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, और अगर मान लो एंगल पता चल जाए थीटा, ये वाला, तो उसका डी निकल आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आएगा। इसको मान लिया तुमने कैपिटल डी बोल रहे हो, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो गई, ax1 वाले से लिखो 2 × -1, 3 × 9। ठीक है, और उसके बाद -16 -5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 मॉड। ठीक है, कितना हो जाएगा ऊपर 27, और 27 प्लस 16 हो गया, और इधर -2 हो गया 27, और ये यहाँ से 5 25, उधर 5 गया 20, और 20 प्लस 36 14। ठीक है, 36 अपॉन रूट 14 हो गया। चलो, अब इसके बाद थीटा अगर निकाल लो, थीटा हमारा क्या होगा इन दोनों की, तो लाइन और प्लेन वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा इक्वल टू। लेकिन इसको ठीक से लिख लो पहले, लाइन को x प्लस 4/3, y माइनस 2 अपॉन -4, z माइनस 3 अपॉन 12, और उसका 2, 3, -1 है। तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी a1 a2 3 × 2 6, b1 b2 -4 × 3 -12, c1 c2 -12 अपॉन अंडर रूट e स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस वैल्यू तो भी मॉड के हिसाब से भी ट्राइंगल बनाया दिया ना हमने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 और -18 डिवाइडेड बाई रूट 14 इंटू 144 प्लस 25 113 हो गया ये सीधे। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसको लिख सकते हैं मॉड लगा के, है ना। साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे d/d, स्मॉल d हमें निकालना है, तो d अपॉन साइन थीटा। d की वैल्यू कितनी है हमारी
36 अपॉन रूट 14 और साइन थीटा की वैल्यू है 18 अपॉन रूट 14 इंटू 13, ये कट गया, आंसर आ गया 26 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलो नेक्स्ट। पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एक्स पी क्यू स्क्वायर वाई क्यू आर जेड और आर इक्वल टू सच दैट, ये तुम्हें दिया है एपी में, दे विद कॉमन डिफरेंस हाफ, देन आर और पी और क्यू की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अभी जो लिखा है उसके हिसाब से लॉग एक्स बेस वाई वो लिख सकते हो क्यू आर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, जो हमें चाहिए इसमें लॉग वाई बेस जेड को लिख सकते हैं पी स्क्वायर आर अपॉन क्यू आर, और लॉग जेड बेस एक्स को लिख सकते हो पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर क्यू हट गया, आर अपॉन पी क्यू, यहाँ से एक आर कट जाएगा तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू, यहाँ से एक पी कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3 लॉग 3 आर बाई पी क्यू, दूसरा है 3 पी स्क्वायर बाई क्यू, 7 क्यू स्क्वायर बाई पी आर। अब देखो वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू में दी गई है पी क्यू प्लस 1, वो रख देते हैं, तो यहाँ पे 3 और पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू, तो ये हो जाएगा 3 और 3 प्लस 3 बाई पी क्यू। कॉमन डिफरेंस लिखा है हमारे पास, कितना है, हाफ है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 अपॉन पी क्यू की वैल्यू होनी चाहिए हाफ, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गया। सॉल्विंग है पूरा, तो पी क्यू 6 हो गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालो, 3 पी स्क्वायर बाई क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारा ये हाफ हो गया तो 3.5 हुआ, तो 3.5 मतलब यहाँ पे आना चाहिए 4, क्योंकि हाफ कॉमन डिफरेंस है तो अगला टर्म 4 हो गया। अब पी क्यू 6 है ना, क्यू की वैल्यू डाल दें यहाँ पे 6 बाई पी यहाँ रखो, तो पी क्यू की वैल्यू 8 आ रही है, तो मतलब पी कितना हो गया 2 और क्यू कितना हो जाएगा 3। अब ये देख लो, चेक कर लो लास्ट वाला कि आ रहा है कि नहीं, 7 मतलब 4.5 तो 7 क्यू स्क्वायर मतलब 9 और ये कितना हो जाए पी और आर निकालना है हमें। आर की वैल्यू कितनी होगी, आर पी क्यू प्लस 1 था, आर 7 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 7 माइनस 2 माइनस 3, 2 वो आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी ठीक ठीक क्वेश्चन था, लॉग की प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए क्या होती है, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 माइनस आई रूट 3 की पावर 200 2 की पावर 199 पी प्लस आई क्यू, देन मतलब हमें पी और क्यू चाहिए ताकि हम लोग वो बता पाएँ कि क्या होगा। तो ये जो है ना, इसको हम लोग जानते हैं डिमाइवर्स थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले तो पोलर फॉर्म इसका लिख दो, कितना हो जाएगा 2 और एंगल कितना है 1 माइनस रूट 3, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 हमारा क्या है x है और y हमारा रूट 3 है, तो tan मतलब tan रूट 3 तो cos पाई बाई 3 माइनस, है ना, ऐसा बन रहा है, माइनस आई साइन पाई बाई 3, और इसकी पावर क्या होगी 200, तो ये उसको लिख सकते 2 की पावर 200 और cos 200 पाई बाई 3 माइनस आई साइन 200 पाई बाई 3, 2 की पावर 200 cos इसको लिख सकते हो 66 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तो cos 2 पाई बाई 3 माइनस आई साइन 2 पाई बाई 3।
अब इसकी वैल्यू कितनी, माइनस हाफ, 2^200 माइनस हाफ और माइनस आई √3/2। 2 से कॉमन काट दो, 2^199 माइनस 1 माइनस आई √3। अभी p कितना हो जाएगा, p हमारा हो जाएगा -1, q हो जाएगा -√3। तो उसकी वैल्यू p प्लस q स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 प्लस 3, 2 माइनस √3 आ गया एक। दूसरा हो जाएगा p माइनस q प्लस q स्क्वायर -1 प्लस √3, 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3, 2 रूट आ गए। सम ऑफ द रूट्स कितना हो रहा है, 4 हो रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। अल्फा प्लस बीटा निकालना है और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा ना। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलो, डिमाइवर्स थ्योरम यूज हुई है, सब पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, रिलेशन में। अब ये रिलेशन का सिमेट्रिक बहुत सिंपल होता है, बस तुमको एक चीज़ समझनी कि सारे टर्म हमारे a, सेटिस्फाई होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी और बी ए होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए ए बी और बी सी अगर सेटिस्फाई करते हैं तो a, c हमारा ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, क्योंकि उसका GCD दिया है 1। तो अगर मान लो कोई भी नंबर लो, है ना, 4,4, उसका GCD 4 ही हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब बात आई ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में ए बी का अगर 1 है तो बी ए का 1 होगा। लेकिन एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे, 2a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है। मतलब अगर मान लो 2,1 ले रहे हो तो इसका GCD हमारा 1 आएगा, और GCD अगर हम लोग इसका 1, 2 लें तो भी 1 आएगा। लेकिन ये वाली चीज़ हमारी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि a अगर 1 है तो 2a मतलब 2 और 2, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो 2,1 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब सिमेट्रिक भी गया, ये पॉसिबल नहीं ना इसके लिए, रिलेशन के लिए। तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब ट्रांजिटिव की बारी है। ट्रांजिटिव में ऐसा हो सकता है कि GCD 2 नंबर का 1, फिर अगले GCD 1, लेकिन उनका अगर जाओ GCD जैसे मान लो 3,7, इसका 1 आएगा। ठीक है, GCD 7,9, इसका भी 1 आएगा। लेकिन GCD 3,9 क्या 1 आएगा? तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर सकता है ना ऊपर वाली कंडीशन, ये भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4th हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस ये चीज़ पकड़नी थी। ठीक, चलो नेक्स्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड स्टेटमेंट नेगेशन P, इसको नेगेशन P इंटरसेक्शन Q, इसको वेन डायग्राम से अगर कर लो तो भी सही रहता है। ये जो पूरी चीज़ है वो क्या होती है, सबसे पहले तो हमें प्रीपोजिशन पता होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिया है तो इसको लिखते हो नेगेशन P, ये इसका नोटेशन, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो ये पूरा एक P है जिस पे नेगेशन लगा देना है और यूनियन करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको पहले देख लो ये है क्या। P इंटरसेक्शन Q का नेगेशन, मतलब P इंटरसेक्शन Q के सारा बाहर, फिर यूनियन नेगेशन P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, तो P इंटरसेक्शन Q के बाहर जाना है और नेगेशन P सबका अलग अलग बना लेते हैं। इसका अगर तुम देखते हो इंडिविजुअल, तो इसका ये होता है, ये बाहर जाएगा पूरा, इसको बीच का छोड़ के। फिर नेगेशन P इंटरसेक्शन Q का मतलब है कि P के बाहर लेकिन Q के साथ में, मतलब ये हो जाएगा। और उसमें यूनियन लेना है, ये होगा। और उसका यूनियन करने के बाद बाहर का पूरा, ठीक है, और ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी के बाहर का पूरा, नेगेशन P इंटरसेक्शन Q है, बनाइएगा ठीक से।
नेगेशन पी, पी के बाहर इंटरसेक्शन क्यू, ये वाला पार्ट होगा। फिर इसका होगा पी इंटरसेक्शन क्यू का नेगेशन, मतलब इसके बाहर पूरा। ठीक है, और उसके बाद यूनियन लेना है। तो यूनियन के बाद क्या आ जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट, मतलब ये और ये पूरा यूनियन तो वही है ना, मतलब ये पूरा ऐसे आ जाएगा। ये पहला जो लिखा हुआ है ये पूरा स्टेटमेंट ये दिखा रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट ये दिखा रहा है। उसके बाद हमको नेगेशन करना है, क्योंकि इसका नेगेशन लिखना है ना, ऐसा देखो नेगेशन, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हुआ इतना। इसके साथ हम लोग देख रहे हैं ये एक स्टेटमेंट था पूरा, उसमें नेगेशन लगाना होता है। तो ये हमारा देखो पूरा आ रहा था, इसमें नेगेशन लगाओ तो बीच वाला पार्ट बचेगा। उसके बाद ये हो गया पूरा ये वाली चीज़। इसको देखोगे तो ये क्या, नेगेशन पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, तो ये हमें बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड का माइनस लगा के है और ये होगा बाहर वाला पूरा। तो जब पूरा यूनियन करना है तो पूरा यूनियन करने के बाद हमारे पास ये बन रहा है, बीच वाला और प्लस बाहर वाला। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमको ये दिखा रहा है कि ये बन सकता है। तो देखो इसमें नेगेशन पी यूनियन क्यू, नेगेशन पी का मतलब पी के बाहर और यूनियन क्यू का मतलब क्यू भी आ गया, तो वो पी जो बचा वाला पार्ट है वो नहीं रहेगी। ठीक है, वो हो गया। इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू यूनियन पी, तो नेगेशन क्यू का मतलब है कि क्यू के बाहर और यूनियन पी में पी का वो बचा वाला पार्ट आ गया, बीच वाला। ठीक है, तो इसको अगर तुम देखते हो अलग अलग, ये हमें बता रहा है ना, इसको छोड़ के, और ये बता रहा है इतना पार्ट बच जाएगा। दोनों का अगर हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन तो बाहर वाला आ गया और बीच वाला आ जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारा मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। समझ में आया? वेन डायग्राम से भी हम लोग जा सकते हैं, बाकी तुम्हें अगर वो ट्रू फॉल्स लेना है, ट्रूथ टेबल से जाना है तो उससे भी जाया जा सकता है। तो वेन डायग्राम से क्या है कि अगर हमें कई सारी कंडीशन देखनी, ट्रू फॉल्स या ट्रू ट्रू, तो वो सब देखते हुए भी जा सकते हो, बाकी ऐसे भी जाया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एफ एक्स दिया हुआ है और फिर एफ इज़ कॉन्टिन्यूस बट एफ डैश इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, एफ इज़ कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कॉन्टिन्यूस तो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे 0 प्लस एच के लिए यहाँ पे एच डालोगे 0, तो लिमिट साइन कह लो तो -1 से 1 के भी इंटू 0 करोगे तो कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ 0 प्लस एच मतलब एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस एफ 0, तो 0 ही दिया है, अपॉन ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, एच कट जाएगा, एच फिर 0 लगाओ तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट अगर जाओगे तो 0 माइनस एच में फिर एच स्क्वायर और साइन के अंदर -1/h आएगा, फिर एच काटोगे तो फिर से 0, तो मतलब डिफरेंशियबल भी है। एफ इज़ कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल दोनों है। अब लेकिन बात है एफ डैश कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो एफ डैश कॉन्टिन्यूस का मतलब हमें उस 0 के लिए भी हमें देखना है कि वो आएगा क्या। तो डेरिवेटिव करो उसका अगर एफ डैश का, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x साइन 1/x माइनस प्लस कॉस 1/x, और ये आएगा 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। अब हमें दिख रहा है कि 0 प्लस, वो तो डेरिवेटिव तो हमारा 0 प्लस 0 माइनस के लिए हो गया, लेकिन जब 0 रखते हो तो ये इसकी वजह से कॉन्टीन्यूटी में प्रॉब्लम आएगी, है ना, इसकी वजह से ऑसिलेटरी वाला जो होता है डिसकॉन्टीन्यूटी वाला वो हमारा दिख रहा है। जिसका मतलब एफ डैश हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, पर एफ डिफरेंशियबल है। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, और ठीक है इसको ना एक बार एक साइड ले जाके फैक्टर कर लो ये, क्योंकि सीधे सीधे हमें दिख रहा है यहाँ पे x माइनस 3 x माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 माइनस x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 माइनस x। अब देखो जैसे यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, x इक्वल टू 1 तो हमारा आ गया। दूसरा हमारा क्या दिख रहा है, x माइनस 3 माइनस, अब इससे हम लोग देखेंगे कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा तभी वो 0 हो सकता है। और अगर इंटीजर हुआ तो क्या लिखेंगे, तो ये तो -3 इक्वल टू 0, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो केवल हमारा x इक्वल टू 1 है, यूनिक सोल्यूशन आएगा -∞ से। ये सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, क्योंकि लगाने के बाद तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर इंटीजर, तो इसको इंटीजर होना पड़ेगा 0 के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट। सैंपल स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद ये तो ऑब्वियस चीज़ नहीं है, PA 0 है तो A 5 होना चाहिए, हो ही नहीं सकता वो, और PA 1 है तो A पूरा सैंपल स्पेस होना चाहिए, तो ये सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 3 हो गया है ना, क्लियर है, सही लिखा था। चलो नेक्स्ट। C be the largest circle centered at 2 0 inscribed in the ellipse। एलिप्स हम लोग बना सकते हैं। 6 और इधर क्या हो जाएगा 4, सेंटर 2 0। तो यहाँ से तुमने एक सर्कल बनाया, अब सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो सिमेट्रिकल टाइप से ऐसे बन जाएगा। लार्जेस्ट सर्कल जो इसको इंस्क्राइब में और टच करने वाला ही बनेगा। 1 अल्फा लाइज ऑन सी, देन 10 अल्फा स्क्वायर निकालना है। चलो ये सर्कल हम लोग ले सकते हैं ना, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर रेडियस मान ली, अब रेडियस निकल आएगा तो 1 अल्फा हम लोग रख के अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अब ये सर्कल और ये सर्कल में जो भी इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा ये पॉइंट होना चाहिए, और इस पॉइंट के हिसाब से ये टच कर रहा है। तो टच वाली कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक बनता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करना है। ये होगा तो ये 4x स्क्वायर प्लस 9 आर स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 4, है ना, ये हटा दो। चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 4x स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 36 और प्लस 36x इज इक्वल टू 144। सबको उधर ले जाओ। 5x स्क्वायर माइनस 36x और कितना हो जाएगा 36, वहाँ जाके ऐड होने वाला है। 9r स्क्वायर हमारा माइनस का हो जाएगा, तो 144 प्लस 36 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180 माइनस 9r स्क्वायर, इसका d क्या होगा 0 होना चाहिए। d अब निकाल लेंगे 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू ये वाला टर्म 9 कॉमन भी कर सकते हैं 20 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 9 इंटू 4 तो पूरा कॉमन हो गया, इधर क्या बचा 36। ठीक है, माइनस 4 इंटू 20 प्लस 4 आर स्क्वायर, ये 4 भी कॉमन होगी, कट सकता है। नहीं 4 नहीं 5 बचा, सॉरी 9 इंटू 4 तो कट गया 5 और
5। तो 100 माइनस 36, 5r² इक्वल टू आ गया 64। आर की वैल्यू आ गई 8/√5, है ना। तो यानी सर्कल क्या हो गया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 64/5। अब इसमें 1 कॉमा अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 अल्फ़ा रख दो इसमें, 1 और अल्फ़ा, तो ये 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 64/5। मतलब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू होगी 64/5 माइनस 1, 59/5। हमको क्या निकालना है, 10 अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 59 हो गया, 118। समझ में आया। ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला था, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग, जब भी कोई कर्व टच होता है तो उसमें हम लोग डी क्वाड्रेटिक ऐसा बन जाए तो उसका डी 0 करके ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, r² 2023 CR, और ये लिखा है इसको अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये हमने बाइनोमियल में किया होगा ऐसा r² NCR वाला, है ना। r इक्वल टू 0 से लेके n, इसकी वैल्यू निकालते हैं। हालांकि चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। इसको n/r n-1 CR-1 लिखा जा सकता है। एक r काट दिया, n बाहर हो गया, और जो r बचा है उसको r-1 + 1 लिख दिया है ताकि हमें दिखे। अब इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं n, r इक्वल टू 0 से n, r-1 n-1 CR-1 प्लस n-1 CR-1। यहाँ से फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं n, r इक्वल टू 0 से n, r-1 n-1 n-2 CR-2 और प्लस n-1 CR-1। ये कट गया। अब उसको सीधे लिख सकते हैं 2 की पावर n-2, और उधर हो सकता है 2 की पावर n-1। 2 की पावर n-2 कॉमन होके बाहर हो गया, यहाँ बचा n-1 और +2, तो n+1। ये इसका प्रूफ होता है। बाकी अब इसमें वैल्यू डालनी है तुम्हें। तो यहाँ पे n कितना है, 2023, यहाँ लिखो 2023, 2024 और 2 की पावर 2021, ठीक है। तो अभी इसका एक 2 बाहर निकाल दो क्योंकि वहाँ पे 2022 है, तो 1012 ये आ गया हमारा अल्फ़ा कंपैरिजन से, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, ये तो सीधे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना, और मॉड को ओपन करना है। तो मॉड को ओपन करके 12, और 12 तो चलो बाहर रहेगा पूरा, बाकी हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। अंदर क्या है, 0 से 1 के लिए मॉड ओपन होगा प्लस में, 1 से 2 के लिए मॉड ओपन होगा क्योंकि इसके फैक्टर 1 x-1 x-2 है, नेगेटिव ओपन होगा, तो यहाँ एक माइनस लगा दे, ठीक है। फिर 2 से 3 के लिए ओपन होगा प्लस में, अब इंटीग्रेट करना है। सभी का इंटीग्रेशन तो सेम है, बस लिमिट की वैल्यू अलग अलग है। x³ 3 -3x² 2 + 2x 0 से 1 माइनस x³ 3 -3x² 2 + 2x 1 से 2 प्लस x³ 3 -3x² 2 + 2x 2 से 3, ठीक। लिमिट डालनी है, मतलब ये कैलकुलेशन वाला है, सीधे सॉल्व करो। ये हो गया, ठीक है। माइनस 4/3 8/3 माइनस 6 4 1 डालने पे -1/3 प्लस 3/2 -2, ठीक है। हालांकि वो आके ऐड ही होने वाला है, वो 2 बार लिखा है। फिर इधर आ लो, 27 9 27/2 6 -8/3 प्लस 6
माइनस 4, ये भी 2 बार माइनस होने वाला है देखो, तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा, तो 12 यहाँ से कितना आ रहा है 4 और -3 1/2 5/6, ठीक है 5/6। और ये वाला टर्म हमारा 5/6 था, तो इसको भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस 5/6 लिखना होगा उसको, तो प्लस 5/6। और ये टर्म 2 बार माइनस आएगा, इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं, ये कितना लिखा है 15 टू 36 नहीं सॉरी 15 × 2 30 -27 3/2, और ये माइनस में 2 बार जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये -2 और 2/3 और 4/3, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो 5/3 हो गया ये, प्लस 3/2 -4/3 12 6 एलसीएम हो गया 10 6 नहीं 9 सॉरी 9 -8, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 10 9 और 8 19 -8 11 और 2 × 11 22 हो गया इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर 1 2 3। अब इसमें देखो रिपीट है, 2 बार रिपीट है, 1 3 बार रिपीट है, और उसके बाद बोला कि सबको यूज़ करना है, और 9 हो गया। और इवेंट डिजिट्स कितनी है, इवेंट डिजिट 2 4 2 4 4 ही हैं, और 4 ही हमारे पास प्लेसेस भी हैं, तो इसको अलग से तुम लिख दो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बाकी क्या बचा 5 फैक्टोरियल 5, और उसमें 1 कितनी बार है, और उसमें 3 बचा 2 बार है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 4, ये तो कट गया पूरा, और इसमें 120 डिवाइड बाई 2 60, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है, सिंपल था, बस तुम्हें अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें हमको सॉल्व करना है x की और लैम्डा के हिसाब से क्या वैल्यू आ सकती है, और x हमारा इंटीजर है, mod x स्क्वायर -2 mod x प्लस लैम्डा -3, तो लिखोगे इसको हम लोग +1 -1 करके डाल सकते हैं, तो mod x स्क्वायर -2 mod x प्लस 1 -1 प्लस, तो ये mod x -1 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा -3 पे मॉड। अब देखो यहाँ पे ये इधर पॉजिटिव है, उधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस x इंटीजर है, तो ये वाला टर्म भी हमारा इंटीजर ही होना चाहिए, है ना, तो 1 माइनस ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इसका वाला लैम्डा -3 क्या होगा लेस देन 1, लैम्डा की वैल्यू हो गई 2 से लेके 4 तक। अब मान लो अगर ये 0 हुआ तो mod x -1 इक्वल टू प्लस -1, mod x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, ठीक है, 0 मान लिया, तो mod x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस, mod x की वैल्यू 2 आएगी सॉरी, और स्क्वायर रूट भी लेना है ना, तो स्क्वायर रूट के बाद यहाँ पे हम लोग एक और काम कर सकते हैं, इसका यहाँ पे 1 आएगा, 1 के बाद अगर प्लस -1 लिखेंगे तो mod x की वैल्यू 2 हो सकती है, या mod x की वैल्यू 0 पे नहीं जाएंगे, ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी +-2, हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव साइड में लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो +2, और हमने ये 0 किधर लाए थे, लैम्डा की वैल्यू 3 रख के 0 लाए थे, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो गई, लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई, मतलब आंसर क्या हो जाएगा x प्लस लैम्डा का 5। अब मान लो अगर तुम इसको 0 लिखते, इसको 1 लिखते, तो 1 कब आता 4 पे आता,
ठीक है, या 2 पे आप बड़ा वाला ही रखो। 4 वाला पे क्या होता है, ये 0 हो जाता, तो यहाँ से मॉड एक्स वैल्यू 1 आती है, यानी एक्स 1 आता, लैम्डा 4 होता तो भी 5 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा लॉजिक करना है। चलो नेक्स्ट। ए बॉय नीड्स टू सिलेक्ट 5 कोर्सेज फ्रॉम 12, 12 कोर्सेज हैं, आउट ऑफ विच 5 कोर्सेज आर लैंग्वेज, 5 उसमें से लैंग्वेज वाले हैं और बाकी अदर्स हैं, 7 अदर्स में चले गए। देन द नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज 5 कोर्सेज, और एट मोस्ट 2 लैंग्वेज लेना है, मतलब 5C0 7C5, 5C1 7C4, 5C2 7C3, हो गया सिलेक्शन 5 कोर्सेज का, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, है ना। ये कितना हो जाएगा, 7C2 मतलब 721, 5 7C4 7C3 एक ही बात है, तो 7 - 4 3 फैक्टोरियल, और 7 6 5 35, 10 और 35, ठीक है, कितना हो गया 21 175 350, तो कितना हो गया 6 546। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। टेंजेंट टू कर्व इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी, देन मिनिमम लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया गया है जो हमारा ए और बी पे कट हो रहा है एक्सिस पे, और इसकी मिनिमम लेंथ हमें बतानी है। तो हमने ये पॉइंट मान लिया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती है, एक्स बाई ए कॉस थीटा वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी ए बी अगर निकालना है ना, तो ए बी के लिए ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा कॉमा 0, और वो कितना हो जाएगा बी कॉसिक 0 कॉमा बी कॉसिक थीटा। और अगर ए बी लेंथ निकालनी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग को ए एम जी में जाना चाहिए, लेकिन सेक स्क्वायर को टैन में कन्वर्ट करके, कॉसिक स्क्वायर को टैन में कन्वर्ट करके, तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, ए एम इज ग्रेटर और इक्वल टू जी एम, इसका इन दोनों प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लेना है। तो ए बी मतलब 2 ए बी हो जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम चाहिए हमें, मतलब ये इससे बड़ा ही आएगा ऐसे 2 ए बी, तो ग्रेटर इक्वल टू ए प्लस बी चाहिए हमें। अब ए और बी यहाँ से निकाला जा सकता है, एक्स स्क्वायर बाई कितना है 16, वाई स्क्वायर बाई 9 है, तो ए कितना हुआ 4 और बी कितना हुआ 3, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ए एम जी एम अलग सा कॉन्सेप्ट लग गया, बाकी फिर डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम नहीं जाएंगे, लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट। ये तो बहुत सिंपल है, कॉस और साइन आई मान के प्रॉपर्टी लगानी है तुम्हें, 0 से π/2 वाली, है ना। चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर अपॉन कॉस ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी जो पड़ी है वो लगाना है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2i, उसको i मान लिया था, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 8/π 0 से π/2 1 dx। तो इधर से आएगा 8/π इंटू π/2 और i 2i, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल था ये, तो करना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट।
शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए ताकि हम लोग इसको सीधे लिख पाएँ। इसमें ये थोड़ा सा ठीक से लिख लो। पॉइंट हो गया 2 -1 6 6 1 -8, तो A2 - A1 वेक्टर 6 - 2 4i 1 + 1 2j -14k। ये हमारा क्या हुआ, हमें फॉर्मूला लगाना A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस। अब B1 क्रॉस B2 निकालो, B1 हमारा B1 क्रॉस B2 I J K 3 2 2 3 2 0 I2 × 0 2 2 कितना हो गया, 1 3 - 2 है ये। ठीक है, तो 3 2 2 वो सही लिखा है ना, 3 - 2। तो अभी I के साथ 2 × 0 और ये 4i, फिर -j 6 -6 -12 तो +12j, k के साथ -6, सॉरी वो k के साथ j के साथ एक बार फिर से देखते हैं। 3 × 0 और 3 × 2 माइनस का आएगा तो 6। ठीक है, k के साथ 6 -12, 2 से तुम डिवाइड भी कर सकते हो, वेक्टर है और उसका मॉड से तुम्हें डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, लिख दिया ये वेक्टर। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉड से डिवाइड कर रहे हो ना तो अपने आप को कटने वाला है। तो A2 - A1 के साथ डॉट लेना है। 4 × 2 8 2 6 प्लस 84 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 मॉड √4 + 9 + 36 कितना हो गया, 14 और 84 98 डिवाइडेड बाई 7 14 हो गया। सिर्फ फॉर्मूला वाला था, फॉर्मूला ठीक से याद है और कैलकुलेशन ठीक से करोगे तो फिर आंसर ही देखो, बहुत डिफिकल्ट नहीं, आराम से हो रहा है। 14 हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट। ठीक है, 4 टर्म ऑफ GP इज 500, A4 तुम्हें दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया है 1/m और SN तुम्हें पता है n टर्म्स का सम होता है, उसके बाद ये चीज़ लिखिए S6 - S5 ग्रेटर देन 1 है और S7 - S6 लेस देन हाफ है। ये क्या चीज़ लिखी है, SN - SN - 1 STN होता है, मतलब ये क्या लिखा है, A6 लिखा है और ये क्या लिखा है, A7 लिखा है। A6 का मतलब A4 तुम्हें दिया है तो A5 A6, मतलब इसको अगर फर्स्ट मानते हो तो थर्ड टर्म, तो 500 और R² मतलब 1/m², तो 500 फिर ये हो गया हमारा। उधर से A7 में कितना हो जाएगा, 5 अगला वाला टर्म 5 6 7 थर्ड यानी फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा 500 1/m³, तो यानी 10 से बड़ा होना चाहिए m। तो m की वैल्यू अब इसमें रखते जाओ, m की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 11 से लेके जहाँ तक ये 500 से छोटा दिखे, तो 24 का स्क्वायर 529, 23 का नहीं सॉरी 23 का स्क्वायर 529, 22 का स्क्वायर 441 है ना। तो 11 12 से लेके 22 तक रखा जा सकता है, 23 नहीं रखा जा सकता, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके मतलब कितने सोल्यूशन हो गए इसके, 12 सोल्यूशंस। समझ में आया, ठीक क्लियर है ना।
ठीक है, तो इसमें देखो पेपर जो हमने सॉल्व किया उसमें कई सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, तो ऐसा नहीं कि वो 30, एक तो 30 था जो 25 करने थे, अब बीच आखिरी के 10 में से 5 और करने थे हमें, तो कुछ कुछ सिंपल दिख गया था। बाकी ये है कि 50% पेपर तो कर ही सकते हैं, बाकी तुमने अच्छे से पढ़ा है तो 18-90% आउट ऑफ 25 कहीं नहीं गया, करो आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एनालिसिस करो आगे के लिए कि किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि हमारा बेस्ट रिजल्ट निकल के आए। ओके, थैंक यू।